Hi everyone, myself Marwa Javed and my roll number is 017 and I'm joined by my group member Aksha Sajid and her roll number is 014. So आज के प्रेजेंटेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मर्जर और एक्विजिशन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मर्जर और एक्विजिशन होता क्या है। मर्जर इज इक्वल टू कंबाइन। मर्जर का मतलब होता है कंबाइन होना या आपस में मिलना। जब दो चीज़ें आपस में कंबाइन हो जाती हैं तो इसे हम मर्जर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग दूध में पानी ऐड कर दें तो वो आपस में कंबाइन होकर आपस में मर्ज होकर अपनी एक आइडेंटिटी शो करेंगे। मीन्स कि दिखने में वो हमें दूध ही नजर आएगा, देख के हम ये नहीं बता सकते कि इसमें पानी भी ऐड है, क्योंकि वो आपस में मर्ज हो गए हैं। इसे हम कहते हैं मर्जर। या फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग अगर चाय में शुगर ऐड कर दें तो वो आपस में मर्ज होकर अपनी एक आइडेंटिटी शो करेंगे। मीन्स कि वो चाय ही रहेगी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मर्ज होना। अब बाय डेफिनेशन देखते हैं कि मर्जर क्या है। Collaboration of two or more companies to form a new company in an expanded form. Here one company will cease to exist and the other company will absorb the former. मीन्स कि जब दो कंपनीज आपस में कंबाइन हो जाती हैं कि चलो आओ भाई हम मिलके एक बिजनेस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं मर्जर। और जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होंगी तो जो कंपनी मर्ज होगी उसकी अपनी आइडेंटिटी टोटली खत्म हो जाएगी और दोनों कंपनीज मिलकर अपनी एक सिंगल एंटिटी बना लेंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड बी, तो जब कंपनी बी ए के साथ मर्ज होगी तो कंपनी बी के सारे कस्टमर्स, उसकी मैनेजमेंट, बल्कि उसका ईच एंड एवरीथिंग जो होगा वो कंपनी ए के नाम से जाना जाएगा। अब नाम का मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं कि जो दो कंपनीज आपस में मिलकर मर्ज होने के बाद एक जो न्यू एंटिटी बनाते हैं, वो दोनों कंपनीज डिसाइड करते हैं कि वो उस न्यू एंटिटी का कोई नया नाम रखें या पुराने दो नामों में से ही कोई एक नाम चूज कर लें। अब ये उन पे डिपेंड करता है। तो मर्जर में बेसिकली क्या होता है कि दो कंपनीज के आपस में दरमियान उनके एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, जिसमें वो कंसोलिडेशन कर लेते हैं अपने एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को और अपने ऑपरेशंस को। तो ये हो गया हमारे पास मर्जर। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्विजिशन। एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्वायर। एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना, मीन्स कि किसी चीज़ को पा लेना। फॉर एग्जाम्पल एक कार है, आप उसको लेकर आते हो तो इसका मतलब आपने उसको एक्वायर कर लिया है। मतलब कि आपने उसको बाय किया है, आपने उसको एक्वायर कर लिया, खरीद लिया है, तो इसे हम कहते हैं एक्विजिशन। अब बाय डेफिनेशन हम देखेंगे कि एक्विजिशन क्या है। एक्विजिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग वन कंपनी टू एन अदर। इन सिंपल एक्विजिशन द एक्वायरिंग कंपनी obtains the majority stake in the acquired firm which does not change its name or alter its organizational structure. मीन्स कि एक्विजिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंपनी अपने आप को ही सेल आउट कर देती है किसी भी दूसरी कंपनी को कि आप हमें एक्वायर कर लो। एक्विजिशन में जनरली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल दो कंपनीज हैं ए एंड बी। बी कंपनी ए के पास जाएगी और उसे बोलेगी कि हम लॉस में चल रहे हैं, तो आप ऐसा करो कि आप हमें एक्वायर कर लो या आप हमें खरीद लो। अब यहाँ पे खरीदने का मतलब ये है कि कंपनी बी बताएगी कि हमारे जितने भी शेयर्स हैं उनमें से मेजॉरिटी शेयर्स आप बाय कर लो। और एक ऑब्वियस सी बात है कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स बाय करती है तो जो ऑनरशिप होती है वो ऑटोमेटिकली उस कंपनी को ट्रांसफर कर दी जाती है जिसने उसके मेजॉरिटी शेयर्स बाय किए हों। अब यहाँ पे मर्जर और एक्विजिशन में मेन डिफरेंस क्या आ रहा है कि मर्जर में हमारे पास ये था कि जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ जाके मर्ज हो रही थी तो उस कंपनी की अपनी आइडेंटिटी टोटली खत्म हो रही थी। लेकिन एक्विजिशन में ऐसा कुछ नहीं है। एक्विजिशन में जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उन दोनों कंपनीज की आइडेंटिटीज अपनी अपनी जगह पर रहती हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक ने एक्वायर किया व्हाट्सएप को या इंस्टाग्राम को, तो फेसबुक की आइडेंटिटी अपनी जगह है और व्हाट्सएप की और इंस्टाग्राम की आइडेंटिटी अपनी जगह है। बस जो ऑनरशिप है वो सारी चली गई है फेसबुक के पास। तो इसे हम कहते हैं एक्विजिशन। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, तो अब हम स्ट्रेटेजिक फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि व्हाट इज मर्जर एंड एक्विजिशन। Merger and acquisition are key strategic tools for companies aiming to grow, diversify, or restructure their business. They involve the consolidation of companies or assets through various financial transactions. Merger and acquisition is not only about financial restructuring but also about strategic alignment to achieve market advantages, innovation, or cost efficiencies. मीन्स के स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में मर्जर और एक्विजिशन दो ऐसे स्ट्रेटेजिकल टूल्स हैं जो कंपनीज अपनी ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और अपनी रीस्ट्रक्चरिंग के लिए यूज करती है।
बेसिकली इस प्रोसेस में वेरियस ट्रांजैक्शंस के थ्रू कंसोलिडेशन होती है कंपनीज की और उनके एसेट्स की, इवन लाइबिलिटीज की भी और ऑपरेशंस की भी। और कंपनी इन टूल्स को सिर्फ इसलिए नहीं अडॉप्ट करती कि वो अपने पैसों का हिसाब किताब करे, जिसे हम लोग फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, बल्कि वो इसे इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सकें, जैसे कि मार्केट एडवांटेजेस लेना, इनोवेशन लाना, या फिर कॉस्ट एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करना। अब इस डेफिनेशन में से हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स आ गए हैं। फर्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज और एसेट्स, सेकंड, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, एंड थर्ड, अचीविंग मार्केट एडवांटेजेस, जिनको हम बाय वन अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज और एसेट्स। कि मर्जर और एक्विजिशन का मेन फोकस क्या होता है कि कंपनीज को आपस में साथ में लाया जाए, और ये कैसे कैसे पॉसिबल है? सिर्फ दो तरीकों से, या तो मर्ज होकर या तो कंपनी को एक्वायर करके। तो मर्जर में क्या है? मर्जर में सबसे पहले देखें कि जब दो कंपनीज आपस में मर्ज होती हैं, कंबाइन होती हैं, तो उनके रिसोर्सेज और उनकी एक्सपर्टीज भी आपस में कंबाइन हो जाती हैं। सिर्फ वो दो कंपनीज आपस में कंबाइन नहीं होती, बल्कि उनके रिसोर्सेज और उनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो एयरलाइंस हैं, अगर वो आपस में मर्ज होंगी तो उनका नेटवर्क और उनका जो कस्टमर बेस है वो और ज़्यादा बड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा। उसके बाद एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कंसोलिडेशन ऑफ कंपनीज और एसेट्स कैसे होगा। कि एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक्विजिशन में जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है, तो उस एक्विजिशन से क्या बेनिफिट होगा कि उनको न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजीज तक जो है ना वो एक्सेस मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक टेक कंपनी है, वो एक्वायर कर लेती है किसी ऐसी कंपनी को जो एआई पे काम कर रही है, तो इससे क्या होगा कि वो अपनी प्रोडक्ट्स में जो है वो एआई की इंटीग्रेशन ला सकेंगे। ठीक है, एक्विजिशन से ये बेनिफिट होगा उन्हें। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव में मेन 3 चीज़ें आ जाती हैं: ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन और रीस्ट्रक्चरिंग, जो हम लोग पहले इस डेफिनेशन में डिस्कस कर भी चुके हैं कि कंपनीज क्यों मर्जर और एक्विजिशन करती हैं, अपनी ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। ग्रोथ के लिए कैसे? कि जब कंपनी किसी दूसरी कंपनी को मर्ज करेगी, किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होगी या फिर उसे एक्वायर करेगी, तो उससे क्या होगा? एक तो उसका मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, दूसरा उसको न्यू कस्टमर्स उसके बनेंगे, तीसरा के न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकेगा वो मार्केट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में कैसे है कि इससे कंपनी क्या होता है कि कंपनी ना अपने, तो इस प्रेजेंटेशन में जो मेन पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहले आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन, देन मर्जर एंड एक्विजिशन के मोटिव्स, वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशन, सिनर्जीज असेसमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन। अब इस पे हम केस स्टडी की बात करते हैं। ठीक है, केस स्टडी बेस करिए अमेजोन एक्विजिशन ऑफ होल फूड मार्केट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करते हैं अमेजोन का, ठीक है, एक ओवरव्यू ऑफ होल फूड मार्केट। सबसे पहले अमेजोन के की बात करते हैं। अमेजोन एक वर्ल्ड लार्जेस्ट वेल नोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में। अमेजोन बनी थी 1994 को बाय जेफ बेजोस। अच्छा, अमेजोन ने अपना स्टार्टअप किया था एक ऑनलाइन रिटेल बुक स्टोर से। ठीक है, उस टाइम के लिए ना ये आइडिया बड़ा यूनिक था कि लोग फिजिकल स्टोर्स पे जाकर, ठीक है, बुक्स को परचेज करते थे। लेकिन ये आइडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे थाउजेंड ऑफ वैरायटी ऑफ बुक्स डिफरेंट टाइटल्स के साथ, ठीक है, लोगों को प्रोवाइड की जा रही थी। तो अमेजोन ने जब 1995 में अपनी वेबसाइट amazon.com से एक लॉन्च की थी, तो एक साल के अंदर अंदर जो अमेजोन है, ठीक है, उसकी कस्टमर बेस जो है ना 1 लाख तक चली गई थी। और इससे ये जो कंपनी है ना, ठीक है, ये जो बिज़नेस है, ये स्टार्टअप से ही एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ये लो प्राइजेस पे, ठीक है, लोगों को डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, बुक्स प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, और कस्टमर बेस भी। अच्छा, अमेजोन जब जेफ बेजोस ने देखा कि उसकी कंपनी की, ठीक है, ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, तो उसने अपनी कंपनी को प्राइवेट से पब्लिक लिस्ट करवा दिया था। ठीक है, स्टॉक मार्केट पे। उसके बाद इससे क्या हुआ था, जितने भी थर्ड पार्टी कमीशन बेस सेलर्स हैं ना, ठीक है, वो भी अमेजोन के पास आ रहे थे कि वो अपनी बुक्स को अमेजोन पर, ठीक है, सेल करे, ताकि वो भी, क्योंकि उसकी कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, फिर 1998 में क्या हुआ, अमेजोन ने, ठीक है, बुक स्टोर्स के बुक्स के साथ साथ अमेजोन ने कंप्यूटर गेम्स और म्यूज़िक को भी बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे अमेजोन की जो एक्सपेंशन है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ हुई और उसकी जो कस्टमर बेस है वो भी और बढ़ती गई। फिर अमेजोन ने इसी चीज़ को देखते हुए ना एक कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट जनरेट किया था, वन क्लिक बटन का।
अब इस वन क्लिक बटन के थ्रू अमेज़ॉन क्या करता था, ठीक है। पहले तो अमेज़ॉन इस वन क्लिक बटन के थ्रू आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, डाल दो उसमें। उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल दो। उसके बाद आप वन क्लिक के थ्रू जब भी, ठीक है, किसी भी ऑर्डर को इजीली परचेज कर सकते हो। अब अमेज़ॉन ने क्या किया, इस बटन के थ्रू ना लोगों को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया। वो देखना शुरू कर दिया कि लोग क्या क्या चीज़ें, ठीक है, न्यू न्यू जितनी कौन कौन सी न्यू न्यू चीज़ें लेते हैं, ठीक है, क्या क्या लिस्टिंग वो खरीद रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर अमेज़ोन ने क्या किया था, लोगों को रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी कि अगर आपने ये चीज़ बाय किया तो उससे अकॉर्डिंगली ये आपको अच्छी लगेगी। फिर इसी तरह अमेज़ोन ने ना अपने एक्सपेंशन करते हुए ना बिज़नेस की, अमेज़ोन 2000 में, ठीक है, अमेज़ोन मार्केट प्लेस के नाम से, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसमें जितने भी थर्ड पार्टी सेलर्स हैं ना, अमेज़ोन ने उनको ये अथॉरिटी दी थी कि वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कैटेगरी की प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक हो सकती है, हाउस होल्ड एसेसरी, कोई भी कैटेगरी, ठीक है, अपने उस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, बेच सकते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि जब वो सेल्स करेंगे ना, उन सेल्स में से जो भी चीज़, ठीक है, वो बेचेंगे, उसकी जो प्राइस है ना, ठीक है, उसका हाफ कट जो है ना वो अमेज़ोन के पास चला जाएगा, ठीक है। इससे अमेज़ोन की कस्टमर बेस और बढ़ना स्टार्ट हो गई। उसी तरह ही कस्टमर बेस भी बढ़ी, और जो बायर्स थे ना, थर्ड पार्टी सेलर्स, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गए, जिसकी वजह से ना फिर अमेज़ोन को ना डाटा स्टोरेज शॉर्टेज फेस करना पड़ा था। तो अमेज़ोन ने ना अपने बिजनेस को टेक्नोलॉजी के में इन्वेस्टमेंट करते हुए क्या किया कि अमेज़ोन ने अपना एक नया, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड की, अमेज़ोन वेब सर्विसेज के नाम से, ठीक है। उससे अमेज़ोन के एक तो डाटा स्टोरेज का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया। उससे अमेज़ोन ने क्या किया, फिर अपने जो अमेज़ोन वेब सर्विसेज है ना, ठीक है, उसको दूसरी कंपनीज, इंटरनेशनल जो सबसे हाई प्रॉफिट जनरेट करने वाली कंपनीज है, उनको बेचना स्टार्ट कर दिया। लाइक जैसे नेटफ्लिक्स है, ट्विच है, फेसबुक है, पिंटरेस्ट है, ठीक है, ये सब जो है ना अमेज़ोन वेब सर्विसेज को यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। और आने वाले सालों में जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज है ना, ठीक है, वो वर्ल्ड अमेज़ॉन का वो प्लेटफॉर्म हो गया जो अमेज़ॉन का 0.5%, ठीक है, 40% जो प्रॉफिट जनरेट करता था ना, वो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज से किया जाता था। फिर अमेज़ॉन ने अपनी एक्सपेंशन को यहाँ पे रोका नहीं। फिर उसके बाद अमेज़ॉन ने क्या किया, अमेज़ॉन वीडियोस के नाम से, जहाँ पे वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग की जाती थी, टीवी शोज़ वगैरह प्रोवाइड किए जाते थे, वो एक्सपेंशन की। फिर उसी तरह ही अमेज़ॉन ने अमेज़ॉन म्यूज़िक को लॉन्च किया। उसी तरह एआई वर्चुअल असिस्टेंट अलेक्सा। इसी तरह अमेज़ॉन फ्रेश के नाम से अमेज़ॉन ने ना अपना फर्स्ट ग्रोसरी स्टोर भी, ठीक है, इनोवेट किया। उसी तरह अमेज़ॉन गो के नाम से अमेज़ॉन ने अपना वाशिंगटन में एक स्टोर बनाया, ठीक है, जिसमें आप कार्ड के थ्रू, ठीक है, अमेज़ॉन गो की ऐप के थ्रू उसमें स्कैन करके जाओगे, उसमें कोई कैशियर प्रोवाइड नहीं होगा। अमेज़ॉन आप लोग अंदर जाओगे, ठीक है, जो भी आइटम आप लोग उठाओगे वो आपके वर्चुअल कार्ड में, ठीक है, सेंसेशन के थ्रू लिस्ट होती जाएंगी, और जैसे ही आप उस स्टोर से बाहर निकलोगे, वो आपके कार्ड में से डिटेक्ट हो जाएंगी। अमेज़ॉन ने यहाँ पर अभी भी अपने एक्सपेंशन को रोका नहीं, और आगे अमेज़ॉन लॉजिस्टिक में जितनी भी डिलीवरी सर्विसेज कंपनीज है ना, उनके कंपटीशन में भी आ गई। इसी तरह अमेज़ॉन वो कंपनी बन की जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, ठीक है, एक तो प्रॉफिट जनरेट करने वाली, और अमेज़ॉन आई थिंक सो नंबर 3 पे आ जाती है, ठीक है, इस बेस में जो 1 ट्रिलियन रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो। अब नेक्स्ट बात आ जाती है हमारे पास होल फूड मार्केट की। अच्छा, अब होल फूड मार्केट जो है ना, ठीक है, इन्होंने ये भी एक अमेरिकन मल्टीनेशनल सुपरमार्केट चेन है, ठीक है। ये इसको लीडर माना जाता है ऑर्गेनिक फूड्स मार्केट में। अब जो होल फूड मार्केट है ना, वो बनी थी 1980 में, लेकिन इसका कंसेप्ट जो था ना 1978 से स्टार्ट हुआ था। जो ऑस्टन और मैके है ना, ठीक है, वो एक ऐसा स्टोर बनाना चाहते थे जो लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। इन्होंने अपने स्टोर का आगाज़ किया था फर्स्ट नेम से, ठीक है, सेफर वे नेचुरल फूड्स के नाम से, ठीक है। एक छोटे एरिया में, ऑस्टिन के टेक्सास में एरिया में इन्होंने ये वो स्टोर बनाया था। पहले इनका फोकस था वेजिटेरियन फूड्स पे, ठीक है, वेजिटेरियन फूड्स पे, लेकिन वहाँ की कम्युनिटी को देखते हुए इन्होंने अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड किया, और फिर इन्होंने अपना फोकस रख दिया वेजिटेरियन के साथ मीट, और अपनी प्रोडक्ट वैरायटी में और इजाफा किया, मीट, सी फूड्स वगैरह, बेकरी आइटम। फिर 1980 में इन्होंने दो और बंदों के साथ टीम अप होके, हार्डी, ठीक है, हार्डी और वेलर्स के साथ, ठीक है, टीम अप होके इन्होंने क्या किया, अपने ब्रांड को और एक्सपैंड किया, ठीक है, और उसका नाम रख दिया होल फूड मार्केट। अब होल फूड मार्केट का मकसद सिर्फ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बेचना नहीं था, इनका मकसद ये था, ठीक है, कि लोगों को हेल्दी फूड के बारे में अवेयरनेस दे सके। उनके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुकिंग क्लासेस रखी, ठीक है, न्यूट्रिशन वर्कशॉप्स भी रखी, ताकि लोगों को अवेयरनेस दे सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब लोगों में, ठीक है, अवेयरनेस आना शुरू हुई, तो क्या हुआ,
81 में, ठीक है, एक फ्लड आया, ठीक है, मैसिव फ्लड की वजह से इनके स्टोर का जितनी भी इन्वेंट्री थी वो सारी वेस्ट हो गई, जिसकी वजह से उनके पास इतनी इंश्योरेंस नहीं थी कि वो दोबारा से उसको रिबिल्ड कर सके। तो उस टाइम पर उनके कस्टमर्स, उनके सप्लायर्स, ठीक है, वहाँ की कम्युनिटी के लोगों ने उनको हेल्प आउट किया था दोबारा से रिबिल्ड करने में। फिर 1919 में जब लोगों में ऑर्गेनिक फूड की ज़्यादा अवेयरनेस आना स्टार्ट हो गई ना, तो लोगों ने जो इसकी सेल्स है ना, होल फूड मार्केट की डिमांड भी बढ़ गई, इसकी सेल्स भी बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट, ये वो मार्केट है, ठीक है, जो लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती थी विदाउट एनी हाइड्रोजनरेटेड फैट्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। तो लोग इसको ज़्यादातर प्रेफर करते थे। फिर 1990 तक ये पूरे यूएस में स्प्रेड कर गई, ठीक है। इन्होंने भी अपनी कंपनी को पब्लिक से प्राइवेट कर लिस्ट प्राइवेट से पब्लिक लिस्ट करवा लिया 1992 में। इसी तरह इनकी जो यूएस इनके स्टोर्स हैं ना, ठीक है, यूएसए, कनाडा, यूके में भी वास्ट होते गए, 460 प्लस स्टोर्स, ठीक है, इनों के डिफरेंट एरियाज में खुल गए, जिसकी वजह से इनों की इनोवेशंस और ज़्यादा, ठीक है, वास्ट होना स्टार्ट हो गई। अब इन सबको देखते हुए अगला सवाल ये आता है कि फिर इसके बावजूद एक्विजिशन की क्या ज़रूरत पड़ी है हमारे को। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ होल फूड मार्केट्स की, कि उन्होंने एक्विजिशन पे एग्री क्यों हुए। अब क्या हुआ था, जैसे जैसे, ठीक है, कंपटीशन बन रहा था, तो और भी ना ऐसा हुआ कि और मार्केट में ना और ऐसे ब्रांड्स आना शुरू हो गए जो ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गए, ठीक है। और ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक तो ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करना स्टार्ट हो गए, दूसरा लो प्राइसेस के साथ। अच्छा, अब उस वक्त जब इनके कंपेटिटर्स जैसे वॉलमार्ट आ गया, क्रोगर आ गया, ठीक है, उन्होंने भी ऐसे ही प्रॉफिट प्राइजेस देना शुरू कर देना, तो इनकी सेल्स डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी, ठीक है। पहले तो इनकी वीकली सेल्स डिक्लाइन हुई थी 722,000, ठीक है, डॉलर से $682,000 पे चलेगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी सेल्स इतनी डिक्लाइन हुई कि इनका अगर 2012 में 15.8%, ठीक है, ये लोग रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे ना, ठीक है, तो 2016 वो सिर्फ 2.2% हो गया। इतना ज़्यादा इनका डिक्रीज चला गया था, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी और डिक्लाइन हो गई थी इनकी सेल्स। फिर उसी को देखते हुए ये सब इनको इफेक्ट इसलिए आ रहा था कि उस टाइम जो था ना, एक इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा था, ठीक है। इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से ना लोग प्रेफर कर रहे थे कि वो लो प्राइजेस पे भी थोड़ी सी नॉर्मल क्वालिटी को प्रेफर कर रहे थे। तो उस टाइम जो होल फूड मार्केट है ना, बेशक ये हाई प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो इनकी इंक्रीजिंग कॉस्ट, जो इनकी प्रोडक्ट्स है ना, ठीक है, वो हाई कॉस्ट होती हैं, ठीक है। बेशक हाई क्वालिटी प्रोवाइड करता है लेकिन हाई कॉस्ट के साथ। क्यों? क्योंकि इनको अपने स्टोर्स एक्सपेंशन को भी कॉस्ट को देखना पड़ता है। अब जितना ये रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली फिर मतलब अगर ये जनरेट कर रही थी ना 15 बिलियन, ठीक है, रेवेन्यू, उसके अकॉर्डिंग पे इनके जो एक्सपेंसेस आ रहे थे ना, वो आ जाते थे 14 मिलियन तक थे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा लॉस में चले गए थे। और उस टाइम जो मार्केट चैलेंजेस थे, जैसे वॉलमार्ट आ गई, ठीक है, उनकी वजह से ये और डाउन साइजिंग पे चले गए। अब उसमें नेक्स्ट सवाल आ जाता है हमारे पास, ये और डाउन साइजिंग पे चले गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि स्ट्रेटजिक फाइनेंस में, ठीक है, फाइनेंशियल के अगर मेथड के थ्रू देखा जाए तो क्या बेनिफिट्स है अमेजोन के लिए कि वो इसको एक्वायर करे। तो जो होल फूड मार्केट थे ना, वो जाहिर सी बात है उन सब कंडीशन को देखते उनके उसके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि अमेजोन उसको एक्वायर करिए, ठीक है, इससे उसकी मार्केट वैल्यू बरकरार रहेगी। लेकिन अमेजोन के लिए क्या बेनिफिट्स थे कि वो कि वो होल फूड मार्केट को एक्वायर करे। अमेजोन जो है ना, ऑनलाइन रिटेल में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन कर चुका था, लेकिन अगर फिजिकल रिटेल की बात करें तो अमेजोन उसमें अभी बहुत पीछे था। तो अमेजोन चाहता था कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और वास्ट करके उन एरियाज़ में जाए जहाँ पे फिजिकल रिटेल में भी आए। तो होल फूड मार्केट देखते हुए जैसे उसके 46 प्लस स्टोर्स थे, ठीक है, डिफरेंट एरियाज में, इससे क्या हो सकता था, अमेजोन एक तो उसकी रिड्यूस हो सकती थी कॉस्ट, क्योंकि अमेजोन ने जैसे न्यूली लॉन्च किया था अमेजोन फ्रेश, ठीक है, जो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था ग्रोसरीज की। इससे क्योंकि जब अमेजोन डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करता था ना, उसको क्या होता था, हाई कॉस्ट पड़ती थी, क्योंकि डिफरेंट एरियाज़ पे उनको अपने रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउसेज बनाने पड़ते थे और उसकी कॉस्ट उनको ज़्यादा पड़ती थी। तो अमेजोन अगर देखिए कि 460 प्लस स्टोर्स हैं, ठीक है, होल फूड मार्केट, तो इससे तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये कि वो ऑनलाइन सेल्स से ऑफलाइन सेल्स की तरफ भी अपनी एक्सपेंशन को बढ़ा सकते हैं और इससे उनकी प्रोडक्ट रेंज जो है ना, वो और वास्ट हो सकती है। अब इसमें एक्विजिशन स्ट्रेटजी में क्या हुआ था कि जो उन्होंने एक्विजिशन डील की थी ना, वो 13 मई 2017 को हुई थी, ठीक है, 16 जून 2017 को की गई थी, और वो फिनिशिंग डील हुई थी 13.7 बिलियन पर, ठीक है। और इसका पर शेयर जो था वो था 42 पर शेयर के साथ। ये हॉरिजेंटल एक्विजिशन थी। हॉरिजेंटल एक्विजिशन इसलिए थी क्योंकि जो अमेजोन है ना, वो मार्केट है
अमेजोन एक ऑनलाइन रिटेल है और जो होल फूड मार्केट है वो एक फिजिकल रिटेल है। रीज़न ऑफ क्लासिफिकेशन में यही आ जाता है कि लेवरेज सिनर्जीज जो है उनकी डिक्रीज़ हो गई थी, कि उनको डिक्रीज़ कॉस्ट लगानी पड़ती। इससे एक तो मार्केट जो एक्सपैंड, उनकी मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही थी, ऑनलाइन से वो फिजिकल चले गए थे, और एक तो उनकी कस्टमर जो एक्सपीरियंस है ना वो भी इन्हांस हो जा रहा था, कि वो अपने कस्टमर बिहेवियर को देख रहे थे कि वो अपनी प्रोडक्ट को हों से कस्टमर एक्सपीरियंस इसलिए हाँ से इन्हांस हो रहा था कि जो हो अमेजोन फ्रेश के कस्टमर्स हैं ना, ठीक है, अगर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगवाना चाहते हैं वो मंगवा सकते हैं लॉजिस्टिक के थ्रू, लेकिन अगर वो इन स्टोर अपने किसी एरिया के पास इन स्टोर एक्सपीरियंस करना चाहे होल फूड मार्केट का, तो उससे भी वो इन स्टोर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मर्जर एंड एक्विजिशन मोटिव्स। अब इसमें हमारे पास 6 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड कॉस्ट सिनर्जीज, थर्ड रेवेन्यू सिनर्जीज, फोर्थ डाइवर्सिफिकेशन, फिफ्थ इनोवेशन एंड सिक्स्थ टैलेंट एक्विजिशन। तो अब हम इन 6 पॉइंट्स को अपनी केस स्टडी के साथ लिंक करके डिस्कस करेंगे कि अमेजोन ने होल फूड को एक्वायर किया, लेकिन इसके पीछे उसके क्या मोटिव्स थे, उसने क्यों होल फूड को एक्वायर किया। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ग्रोथ। Amazon aimed to expand its presence in physical retail, particularly in the fresh food market, by utilizing Whole Foods' existing infrastructure for offline expansion. तो Amazon ने होल फूड को एक्वायर करके अपनी ग्रोथ के लिए एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव लिया। इससे Amazon को क्या बेनिफिट हुआ कि Amazon को फिजिकल रिटेल स्टोर स्पेशली फ्रेश फूड में एंट्री मिल गई, और होल फूड के जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश 400 प्लस स्टोर्स का जो नेटवर्क था उसको Amazon ने एज अ सॉलिड बेस यूज किया अपने ऑफलाइन एक्सपेंशन के लिए। तो इससे अमेजोन को क्या बेनिफिट हुआ कि इस एक्विजिशन से अमेजोन को ई कॉमर्स और फिजिकल रिटेल स्टोर्स दोनों में काफी ज्यादा बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कॉस्ट सिनर्जीज। Amazon's acquisition of Whole Foods enable cost synergies by combining logistic capabilities with refrigerated storage facilities, thereby reducing storage and delivery cost. मीन्स कि Amazon का होल फूड को एक्वायर करने का एक मोटिव ये था कि वो अपनी लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करके अपनी एफिशिएंसीज को इम्प्रूव करे। अब ये Amazon ने कैसे किया कि Amazon ने जब होल फूड को एक्वायर किया तो उसने अपने फ्रेश फूड को स्टोर करने के लिए न्यू फैसिलिटीज नहीं बनाई, ठीक है, बल्कि उसने जो होल फूड के ऑलरेडी एस्टैब्लिश रेफ्रिजरेटेड स्पेस थी उसने वो यूज करके अपनी कॉस्ट को कम किया, मतलब कि अपनी कॉस्ट को सेव किया। इसके अलावा उसने क्या किया कि होल फूड को एज अ लोकल डिलीवरी हब यूज किया ताकि वो अपनी डिलीवरी को फास्ट और एफिशिएंट बना सके, ठीक है, जो उसके करीब के कस्टमर्स हैं उनके लिए, और ज़्यादा कॉस्ट भी सेव हो गई इससे, ठीक है, ये बेनिफिट हुआ, ये मोटिव था अमेजोन का होल फूड को एक्वायर करने का। Next motive is revenue synergies. Whole Foods integrated into Amazon's ecosystem, expanding its customer base, boosting sales through cross promotion and online delivery services, and opening cross-selling opportunity. मीन्स के जो थर्ड मोटिव था अमेजोन का होल फूड को एक्वायर करने का वो था रेवेन्यू सिनर्जीज। वो कैसे कि अमेजोन ने होल फूड को एक्वायर करके अपना जो कस्टमर बेस था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था, क्योंकि अब एक्विजिशन के बाद जो होल फूड के कस्टमर्स थे वो अमेजोन के नेटवर्क का भी हिस्सा बन गए थे। तो अमेजोन ने क्या किया कि अमेजोन ने क्रॉस प्रमोशन करके अपनी सेल्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया, जैसे कि उसने होल फूड के कस्टमर्स को अमेजोन की डिलीवरी ऑप्शंस और प्राइम मेंबरशिप के जो बेनिफिट्स थे वो ऑफर किए। तो इससे क्या हुआ कि जो होल फूड के कस्टमर्स थे उन्होंने अमेजोन से भी परचेजिंग करना शुरू कर दी, और वो अमेजोन के भी कस्टमर बन गए, और जो अमेजोन के ऑनलाइन कस्टमर्स थे, ऑनलाइन शॉपर्स थे, उन्होंने होल फूड से भी परचेजिंग करना शुरू कर दी। Next point is diversification. Amazon expanded its business by entering the premium organic food market, catering to a diverse demographic and enabling it to diversify into premium grocery retailing. मीन्स कि जो फोर्थ मोटिव था अमेजोन का होल फूड को एक्वायर करने का वो था डाइवर्सिफिकेशन। अमेजोन क्या चाहता था कि वो अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करे। अब वो उसने कैसे किया कि होल फूड जो था वो किन दो चीज़ों की वजह से फेमस था, अपनी हाई क्वालिटी की वजह से और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की वजह से। तो अमेजोन क्या चाहता था कि वो होल फूड को एक्वायर करके ऑर्गेनिक फूड मार्केट में जो ना वो एंटर हो सके। तो क्या, और ऐसा हुआ भी कि अमेजोन ने जब होल फूड को एक्वायर किया तो उसने ऑर्गेनिक फूड मार्केट में एंटर किया, जिससे उसने उन कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जो अमेजोन के टिपिकल ऑनलाइन शॉपर से बिल्कुल डिफरेंट थे, ठीक है। तो इस एक्विजिशन से अमेजोन ने अपने बिजनेस को डिवर्सिफाई किया और हाई क्वालिटी फूड मार्केट में जो है ना अपनी जगह बनाई। इस मूव से अमेजोन को चांस मिला कि वो अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड करे, ठीक है, और उन कस्टमर्स को कैटर करे जो ऑर्गेनिक फूड पसंद करते हैं। इनोवेशन।
Whole Foods leveraged its physical presence to explore omni-channel strategies, integrating online and offline sales, and incorporated Amazon's expertise in organic and high-quality food retail. तो नेक्स्ट जो मोटिव था अमेज़न को होल फूड को एक्वायर करने का वो था इनोवेशन। अमेज़न ने होल फूड के फिजिकल स्टोर्स का नेटवर्क उसको यूज़ करके ओमनी चैनल स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल्स को कंबाइन करके एक सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस क्रिएट किया गया। अमेज़न ने होल फूड के और अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे उनको इंटीग्रेट करके एक न्यू रिटेल अप्रोच को टेस्ट किया, जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर का पिकअप फिजिकल स्टोर से करना। इस पार्टनरशिप से अमेज़न को होल फूड की जो रेपुटेशन थी उससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। उसने काफ़ी चीज़ से फ़ायदा उठाया होल फूड की रेपुटेशन से, और कस्टमर्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है वो सर्व करने का उसे काफ़ी अच्छा जो चांस मिला था। Last one is talent acquisition. Accessed Whole Foods' expertise in organic food and retail operations to enhance Amazon's diversification efforts. तो होल फूड के पास ऑर्गेनिक फूड इंडस्ट्री और रिटेल ऑपरेशंस, इन दोनों चीज़ों का बहुत साल का जो था ना वो एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज थी। अमेज़ॉन ने काफ़ी फ़ायदा उठाया इन दो चीज़ों से, कि एक्विजिशन के थ्रू ये एक्सपीरियंस और ये एक्सपर्टीज जो थी अमेज़ॉन के पास भी चली गई, जिससे अमेज़ॉन को न्यू मार्केट में एक्सपेंड होने का और प्रीमियम फूड सेगमेंट में जो है वो compete करने का एक काफ़ी बड़ा मौका मिला। वैल्यूएशन इन मर्जर एंड एक्विजिशंस, कि हम मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या क्या चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस। अच्छा, कंपेरेबल कंपनी एनालिसिस में हम क्या करते हैं, ठीक है, कि एक कंपनी है, ठीक है, जो हमारी टारगेट कंपनी है जिसको हमने एक्वायर करना है, उसको हम कंपेयर करते हैं, उसकी फाइनेंशियल मैट्रिसेस को बाकी कंपनीज के मुकाबले में कंपेयर करते हैं कि वो उनकी मार्केट वैल्यू कैसी है। अगर हम केस स्टडी से बात करें, ठीक है, जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन की जो जब उसने एक्वायर करना था ना होल फूड मार्केट को, तो उसने सबसे पहले क्या चीज़ देखी थी कि जो होल फूड मार्केट है, ठीक है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, ठीक है। एक तो अमेज़ॉन को ये सबसे ज़्यादा उसने कंपेयर किया बाकी कंपेटिटर्स के लिहाज से, जब उसको वॉलमार्ट से किया, क्रोगर से किया, तो अमेज़ॉन के जो स्टोर्स थे ना वो पूरे यूएस में फैले हुए थे, जिसकी वजह से अमेज़ॉन को बहुत फ़ायदा हो रहा था, ठीक है। और उसके बाद उसकी कंडीशन भी ठीक है, उसके नेटवर्क एरियाज़ को देखा, उसकी मार्केट स्टॉक मार्केट प्राइस को देखा, उसके लिहाज से अमेज़ॉन ने फैसला किया था कि वो उसकी जो होल फूड मार्केट है ना उसकी जो ब्रांड आइडेंटिटी है ना वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से उसने प्रेफर किया कि वो होल फूड मार्केट को, ठीक है, एक्वायर करेगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रांजैक्शन एनालिसिस कहते हैं कि हम क्या करते हैं, एक अगर है ना, ठीक है, जितनी पिछली ट्रांजैक्शंस हो चुकी है ना, जितनी पिछली एक्विजिशन हुई है, उनकी बेसिस पे हम चेक करते हैं उन्होंने अपनी क्या फिनिशिंग डील रखी थी, जिसके अकॉर्डिंगली हम भी अपनी फिनिशिंग डील रखेंगे। अब जैसे अमेज़ॉन ने सबसे पहले देखा था अलीबाबा ने सनिंग को एक्वायर करने के लिए क्या फिनिशिंग डील रखी, फिर जेडी ने शंघाई मार्केट को एक्वायर करने के लिए क्या अपनी एक्विजिशन डील रखी। अब उस टाइम पर ये सब जो अलीबाबा ने जैसे उसको एक्वायर किया, ये सब ऑर्गेनिक फूड के ब्रांड्स थे, मार्केट के ब्रांड्स थे, ठीक है। अब इन सब में जो अमेज़ॉन है ना, ठीक है, उसने देखा कि होल फूड मार्केट को एक्वायर करने के लिए उसको जो फिनिशिंग डील रखी पड़ी वो 13.7 बिलियन थी। अगर अब हम आगे डिस्काउंट्स की बात करें, ठीक है, डिस्काउंट कैश फ्लो एनालिसिस की बात करें, तो डिस्काउंट कैश एनालिसिस फ्लो में हम क्या करते हैं, उनकी करंट कैश फ्लो को देखते हो ना, करंट वैल्यू को देख के हम फ्यूचर कैश फ्लो को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर उसकी करंट मार्केट वैल्यू होती है तो हमें फ्यूचर में कितना जनरेट करके दे सकती है। अब होल फूड मार्केट है, वो बेशक थोड़ा से फाइनेंशियल कंडीशन उसकी सवेर जाती, लेकिन होल फूड मार्केट जो है ना, ठीक है, उसके स्टोर्स इतने ज़्यादा थे, इतनी एक्सपेंशन थी कि अगर उसको कोई भी कंपनी उसको सपोर्ट देना, जिसकी उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी मार्केट वैल्यू को बरकरार रख सकती है। और अमेज़ॉन ने एक तो फ़ायदा ये भी देखा कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी जा रही, थोड़ी ख़राब जा रही है, जिसकी वजह से वो लो प्राइस पे उसको एक्वायर कर सकता है। क्योंकि जो पहले डिसाइड हुआ था ना एक्विजिशन डील, वो थी $45 पर शेयर, क्योंकि अमेज़ॉन जो होल फूड मार्केट है उसको और भी को बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करना चाहती थी। तो लेकिन जो फिनिशिंग डील आई थी ना, उनकी कंडीशन फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो 42 पर शेयर आ गई थी। अब फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रीमियम पेड एनालिसिस। प्रीमियम पेड एनालिसिस में मैंने जैसे आपको बताया कि 41
पहले उन्होंने ऑफ़र की थी 45, फिर उन्होंने होल फूड मार्केट ने डिमांड की, लेकिन जो लास्ट हुई थी वो थी 42 पर शेयर। 42 पर शेयर में ना जो अमेजोन है ना उसने प्रीमियम पे किया था। प्रीमियम कहते हैं कि आप अगर बाकी कंपनीज के मुकाबले में जो उस टारगेट मार्केट को एक्वायर करना चाहते हैं कितना एक्स्ट्रा पे कर सकते हो। तो अमेजोन ने ना 29% प्रीमियम पे किया था, ठीक है, होल फूड मार्केट को एक्वायर करने के लिए। नेक्स्ट सिनर्जी असेसमेंट, और इसमें दो पॉइंट्स आ जाते हैं, कॉस्ट सिनर्जीज एंड रेवेन्यू सिनर्जीज, जिनको हम ऑलरेडी स्लाइड नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट सिनर्जीज में क्या था कि अमेजोन ने अपनी कॉस्ट को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया था होल फूड के ऑलरेडी एस्टेब्लिश जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस थी उसको यूज़ करके। और रेवेन्यू सिनर्जीज में क्या था कि अमेजोन ने होल फूड को एक्वायर करके अपना जो कस्टमर बेस था उसको भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। ये दो चीज़ें हम ऑलरेडी स्लाइड नंबर 11 में डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं चैलेंजेस, कि अमेजोन ने होल फूड को एक्वायर तो किया लेकिन इस एक्विजिशन में उनको किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। तो चलिए सब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है कल्चरल इंटीग्रेशन। अमेजोन को होल फूड को अपने ऑपरेशंस के साथ कल्चरली इंटीग्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आई, क्योंकि दोनों की जो अप्रोचेस थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। होल फूड का फोकस क्या था, हमेशा से हाई क्वालिटी पर प्रोडक्ट्स और कस्टमर सर्विसेज पर, और अमेजोन का फोकस किस चीज़ पे था, एफिशिएंसी और अफोर्डेबिलिटी पर। और ये डिफरेंसेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर रहे थे, स्पेशली तब जब होल फूड की ऑर्गेनिक रिटेल ब्रांड आइडेंटिटी को मेंटेन करना पड़ता था। तो अमेजोन की कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी और होल फूड की क्वालिटी और कस्टमर सर्विसेज को बैलेंस करने के लिए एक बहुत ही केयरफुल मैनेजमेंट की ज़रूरत थी, ताकि जो दोनों ब्रांड्स हैं उनकी जो कोर वैल्यूज़ हैं उनमें उनको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े कुछ भी। द नेक्स्ट चैलेंज इज ऑपरेशनल इंटीग्रेशन। जो दूसरा बड़ा चैलेंज अमेजोन को फेस करना पड़ा वो ये था कि वो कैसे होल फूड की हाई एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी को अपने कॉस्ट लीडरशिप मॉडल के साथ अलाइन करें। क्योंकि होल फूड जो था वो किस लिए जाना जाता था, अपनी प्रीमियम प्राइजेस की वजह से जाना जाता था। और ये चीज़ किन कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते थे। और इसके ऑपोजिट देखा जाए तो अमेजोन का फोकस था अफोर्डेबिलिटी के ऊपर, और इससे भी जो है वो ब्रॉडर कस्टमर बेस जो था ना वो अट्रैक्ट होता था अफोर्डेबिलिटी से। तो अब इन दोनों अप्रोचेस को अलाइन करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स था। अब अगर प्राइजेस ज़्यादा कम कर देते तो जो होल फूड के कस्टमर्स थे उनके माइंड में ये इमेज बन जाती कि शायद प्राइजेस इसलिए कम की जा रही हैं क्योंकि जो क्वालिटी है उसमें कुछ कंप्रोमाइज़ किया जाएगा। ठीक है, तो इस और ना ही वो अमेजोन के लिए उनकी प्राइजेस बढ़ा सकते थे, क्योंकि अमेजोन की जो स्ट्रेटजी थी फोकस था वो था ही कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी के ऊपर था। ठीक है, कॉस्ट लीडरशिप था। तो अब इन चीज़ों को बैलेंस करने में जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा था अमेजोन को। नेक्स्ट जो चैलेंज था वो ये था कि एक्विजिशन के बाद होल फूड के की टैलेंट को जो रिटेन करना ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था अमेजोन के लिए। होल फूड के एक्सपीरियंस स्टाफ के पास ऑर्गेनिक फूड और रिटेल सेक्टर की काफ़ी वैल्यूएबल एक्सपर्टीज थी, लेकिन अमेजोन के टेक्नोलॉजिकल फोकस और ऑपरेशनल मेथड्स को इंट्रोड्यूस करते हुए काफ़ी रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी, जो चैलेंज क्रिएट कर रही थी। और ये चेंजेस जो थी वो होल फूड के एम्प्लॉयज़ में काफ़ी डिससेटिस्फेक्शन को भी क्रिएट कर रही थी। मेरे पास बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन, सबसे पहले इसमें बात आती है ब्रांड आइडेंटिटी। ब्रांड आइडेंटिटी में क्या होता है कि अमेजोन को ने जब उसको एक्वायर किया ना, ठीक है, एक्वायर करने के बाद भी जो अमेजोन है ना, ठीक है, जो होल फूड मार्केट का असल नाम है ना, ठीक है, उसको उसने चेंज नहीं किया। उसने ये देखा कि जो इसके ऑलरेडी एक कस्टमर बेस बन चुकी है, वो कस्टमर बेस जो बहुत लॉयल है, ठीक है, वो हाई क्वालिटी हाई प्राइजेस पे भी हाई क्वालिटी को लेना प्रेफर करते हैं। तो उस कस्टमर बेस को मेंटेन रखते हुए अमेजोन ने होल फूड मार्केट के नाम को चेंज नहीं किया था। दूसरी बात आ जाती है कस्टमर एक्सपीरियंस की। अब अमेजोन ने क्या किया, कस्टमर एक्सपीरियंस को देखते हुए ना सबसे पहले तो होल फूड मार्केट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को ज़्यादा इन्हेंस किया ताकि लोग अट्रैक्ट हों। दूसरा उसने क्या किया कि शॉपिंग एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर दिया, लोगों के बिहेवियर को देख के वो कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो कौन सी आइटम को ज़्यादा ले रहे हैं, उनको पर्सनलाइज किया, ठीक है, डाटा एनालिटिक्स के थ्रू ये एनालिसिस करके। अब कल्चरल अलाइनमेंट में अब अगर हम बात करें तो कल्चरल अलाइनमेंट में जो अमेजोन है ना उसने रिस्पेक्ट की होल फूड मार्केट के कल्चर की, कि होल फूड मार्केट अगर हाई क्वालिटी को प्रेफर करता है और बैन करता है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को, हाइड्रोजनरेटेड फैट्स को, तो उसने उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं की है। ठीक है, वो जिस प्रोडक्ट क्वालिटी पे लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा था उसी क्वालिटी पे उसने रहने दी है, जिसकी वजह से जो उसके लॉयल कस्टमर थे वो तो मेंटेन रहे हैं, लेकिन अमेजोन की कस्टमर बेस की वजह से और ज़्यादा होल फूड मार्केट के कस्टमर जनरेट हो गए हैं। अच्छा, अगर अब हम इनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करें, ठीक है, जो अमेजोन है ना उसने अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में क्या किया,
टू मॉडर्न प्राइसिंग स्ट्रेटजी चलाई। मींस कि अपने जो उसके कस्टमर्स थे ना ऑनलाइन, ठीक है, रिटेल के, वो अगर कॉस्ट एफिशिएंस थे ना, ठीक है, कॉस्ट कॉन्शियस बजट कॉन्शियस लोग थे, ठीक है, उन्होंने उसने क्या किया, अपनी प्रमोशन जो प्राइम मेंबरशिप के लोग थे ना उनको प्रमोशन प्रोवाइड कर दी जिससे वो सेटिस्फाई हो गए। और जो होल फूड मार्केट की अपनी हाई प्रोडक्ट थी ना, हाई प्राइसिंग प्रोडक्ट थी, उसको भी वैसे मेंटेन आने दिया। वो जो उसके लॉयल कस्टमर्स थे, हाई एंड कंज्यूमर्स, वो उतनी प्राइस पे भी वो चीज़ खरीदने पर राजी हो गए। इससे इवन हो कि अगर अमेजोन ने अब डिस्काउंट प्रोवाइड भी किया ना तो इससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है। उनकी प्रॉफिट जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई डिक्रीज नहीं है, वो मेंटेन रही है। अब अगर हम नेक्स्ट आगे हम बात डिस्कस करते हैं करेंगे स्ट्रेटेजिक टूल्स स्ट्रेटजिक फॉर टूल्स पे, ठीक फाइनेंशियल है, एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस, तो उसमें पेस्ट कौन एनालिसिस से दो किया, फाइनेंशियल ठीक है। एनालिसिस किए अब गए? पेस्ट पहला एनालिसिस में क्या स्वॉट हुआ एनालिसिस, था कि दूसरा जो पेस्ट अमेजोन है एनालिसिस। ना, सबसे पहले तो पेस्ट स्वॉट एनालिसिस एनालिसिस क्या है? कंज्यूमर स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है इकोनॉमिक, कि एक बिजनेस सोशल अपनी और स्ट्रेंथ, इन्वायरमेंटल। वीकनेसेस, अच्छा, इकोनॉमिक में अपॉर्चुनिटीज और अमेजोन क्या थ्रेड्स हुआ को था, एनालाइज करे। और इसका अमेजोन पर्पस ये इकोनॉमिक होता है कि इन्फ्लेशन वो क्या हुआ अपनी था ना, जब पॉजिटिव अमेजोन ने पॉइंट्स अपने को प्रोवाइड किया था ना मैक्सिमाइज होल करे फूड और मार्केट, नेगेटिव उसकी पॉइंट्स वजह को से ना ओवरकम जितने करे। भी बाकी तो कंपेटिटर्स थे चलिए ना सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो स्वॉट उससे एनालिसिस। डिक्रीज होना स्वॉट स्टार्ट हो गई। एनालिसिस में आ क्योंकि जाता जब है अमेजोन स्ट्रेंथ, इसको एक्वायर किया वीकनेसेस, 6% पे थी, अपॉर्चुनिटीज ठीक है, एंड अमेजोन थ्रेड्स। की बढ़ी थी 2% अब पे, स्वॉट 6% पे। एनालिसिस में हमारे पास प्रॉफिट सबसे प्लस पहले आता है स्टॉक प्राइस स्ट्रेंथ, और 11% स्ट्रेंथ प्राइस बिजनेस के वो इंक्रीज, क्योंकि पॉजिटिव होल फूड है पॉइंट्स ना होते हैं उसमें जिन पे इतनी वो ज़्यादा फ्यूचर बढ़ी में थी कि रिलाई कर सकता है। 29% जैसे इसकी कस्टमर स्टॉक बेस और प्राइस और इंफ्रास्ट्रक्चर। इंक्रीज होगी। कस्टमर लेकिन बेस अगर कैसे हम कि जो कंपेटिटर्स अमेजोन की के बात कस्टमर करें थे वो तो एक्विजिशन के बाद वॉलमार्ट की होल फूड के कस्टमर 5% बन डिक्रीज गए, हो गई और जो होल प्राइसेस। फूड के और कस्टमर जो थे वो उसके एक्विजिशन के बाद डायरेक्टर्स अमेजोन पे के अगर कस्टमर बन प्रॉपर गए। आ जाती है तो इससे क्या प्रॉपर, तो हुआ, उनकी दोनों की डिक्रीज जो होगी कस्टमर बेस 9%, थी वो जिससे काफी उनको वो एक्सपेंड लॉस होगी, नहीं हुआ। काफी लेकिन बढ़ जो गई। कंपटीशन में तो जो जब कस्टमर बेस होल फूड मार्केट एक्सपेंड और हुआ अमेजोन तो है वो उनकी जो हाई सेल्स पे थी वो चली गई। ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजिकल में ये इंक्रीज हो चीज़ आ गई। जाती है, उसके उन्होंने बाद डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिकल दोनों जो टूल, डेटा ब्रांड्स थे उनका सर्विसेज जो पहले प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर था वो किए। और एक्विजिशन के डाटा बाद काफी एनालिटिक्स के स्ट्रॉन्ग हो थ्रू गया जिससे वो उन्होंने कंपेटिटिव एज क्या दे किया, सके अपने पर्सनलाइज कंपेटिटर्स बिहेवियर को। किया, लोगों को देखा नेक्स्ट किस हमारे पास कौन आता है समझने पे ज़्यादा वीकनेसेस। टाइम लगाते हैं, उसके वीकनेसेस बिजनेस अकॉर्डिंगली के वो उन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं अपने जो स्टोर के बिजनेस को इंफ्रास्ट्रक्चर को रोकते और हैं अपने इन्हेंस गोल्स किया और अचीव लोगों करने को में। तो बेटर इसमें सबसे शॉपिंग बड़ा एक्सपीरियंस सबसे बड़ी प्रोवाइड किया। वीकनेस क्या थी? फिर प्राइस उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट्स के जो अगर होल हम फूड था बात वो किस करें लिए फेमस था? इसमें, ठीक है, अपनी इकोनॉमिक प्रीमियम की, तो प्राइजेस उसने की वजह क्या से। किया और जो अमेजोन था उसका कि फोकस किस एक किस तो चीज़ पे था? इकोनॉमिक कॉस्ट शिफ्ट अफोर्डेबिलिटी को पर देखते था। हुए अगर तो हम इस वजह से इन्वायरमेंटल दोनों की जो देखते हैं, तो प्राइसिंग था अमेजोन ना क्या उसमें किया, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होल आ रहे फूड थे। मार्केट है वो तो प्रमोट नेक्स्ट करता हमारे था, पास लेकिन आता है गवर्नमेंट को देखा अपॉर्चुनिटीज़। ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को अपॉर्चुनिटीज़ जिसकी वो वजह से एक्सटर्नल वो फैक्टर्स होते हैं जो जब अमेजोन कंपनी इसको को चांस एक्वायर देते किया हैं तो ग्रोथ का। अमेजोन ने भी तो इसमें वही सी बातें मार्केट प्रमोट एक्सपेंशन। किया, इसमें हेल्दी क्या हो रहा था और कि जब इकोनॉमिकल एंड अमेजोन ने होल फूड को एनवायरमेंटल एक्वायर प्रोडक्ट्स, किया तो जिसकी वजह उसको से एक उनकी चांस सेल मिला इंक्रीज होगी न्यू क्योंकि लोग मार्केट में उनके प्रोडक्ट से एक्सपेंड होने का, सेटिस्फाई थे जहाँ कि पे वो वो अपनी न्यू जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा ऑर्गेनिक सकता था, प्रोडक्ट्स न्यू को कस्टमर्स वो को अट्रैक्ट कर दे सकता और था। नॉन तो हेल्दी इस को तरह से वो अवॉइड उसके कर लिए रहे थे। एक अपॉर्चुनिटी थी। नेक्स्ट हमारे पास थ्रेड। तो थ्रेड में क्या था? कंपटीशन। थ्रेड में क्या था कि जो अमेजोन के या होल फूड के जो कंपेटिटर्स थे, जैसे वॉलमार्ट वगैरह या उसके बाद जेडीज वगैरह। तो इस ये क्या हो रहा था कि ये ऑलरेडी जो रिसोर्सेज थे उनको आपस में कंबाइन कर रहे थे। तो ये जो था ना ये एक थ्रेट था अमेजोन के लिए और होल फूड के लिए, क्योंकि उसके जो कंपेटिटर्स थे वो ऑलरेडी जो थे ना रिसोर्सेज उनको कंबाइन करने लग गए थे। तो ये था थ्रेट। अब इसमें जो आउटकम्स है, इसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट में यही चीज़ आ जाती है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट उनका इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, वो कंपैटिटर के मुकाबले में आगे निकलना शुरू हो गए, ठीक है। रेवेन्यू, जिससे उनके रेवेन्यू ग्रोथ जो है, ठीक है, वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। लोग प्राइस कट्स की वजह से ऑपरेशनल जो ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने की, इससे अमेजोन की एफिशिएंसी और बढ़ गई, उनके कस्टमर बेस ट्रैफिक और इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब जो इससे क्या हुआ था, इन्होंने फिर इनोवेशंस भी स्टार्ट की, जैसे इन स्टोर कस्टमर एक्सपीरियंस लोगों को प्रोवाइड किया, लोगों को शॉपिंग एक्सपीरियंस और ज़्यादा एफिशिएंट करके दिखाया, जिससे लोग उनकी इस एक्विजिशन से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए थे, ठीक है। अब अगर हम इनकी कंक्लूजन की तरफ बात करें तो कंक्लूजन में ये चीज़ आती है कि अमेजोन की ये जो एक प्राइम एग्जांपल सेट किया होल फूड को एक्वायर करने के बाद, कि स्ट्रेटजिक मर्जर में भी हमें कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज को, अगर हम कंपेटिटिव एज इसने क्रिएट की है। अमेजोन पहले जो होल फूड मार्केट जो पहले फाइनेंशियल कंडीशन में सवेयर जा रहा था, उसको एक्वायर करने के बाद उसकी जो मार्केट जो स्ट्रेटजिक जो वो आ रहा है, ठीक है, कंपटीशन में उसको हाई किया, कंपेटिटिव एज एक नया क्रिएट किया। इससे अमेजोन ने अचीव की एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ भी और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को अचीव किया, ठीक है।
उसी तरह इससे क्या हुआ, अमेज़ॉन अमेज़ॉन ने चैलेंजेस भी फेस किए, ठीक है, जैसे और लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करते हुए भी अमेज़ॉन ने अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, होल फूड की ब्रांड आइडेंटिटी को बरकरार रखा, उनके कस्टमर्स बेस को बरकरार रखा, ठीक है, उनकी नीड्स को प्रेफरेंस दी। इसकी वजह से ये जो इंटीग्रेशन है ना, ठीक है, ये एक्विजिशन बहुत सक्सेसफुल रही दोनों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल दोनों में, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों को बहुत फ़ायदा हुआ और ये फ्यूचर मर्जर एक्विजिशन के लिए एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड बन गई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, न्यू इनोवेशन और अडॉप्टेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि किस तरह से हम हर्डल्स को ओवरकम करके इस इनोवेशन को और फ़ायदेमंद बना सकते हैं। ये कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जो बता रहे हैं कि और किन किन टॉपिक्स को हम इसमें कवर कर सकते हैं।